नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ व्यस्त 24 घंटे में दूसरी बार। नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी खबर दी है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है। पहले मोदी ने पुतिन के सामने आंखों में आंखें डालकर कहा, बम बंदूक गोलियों से नहीं, टेबल पर बैठकर युद्ध का समाधान हो। मोदी ने पुतिन के सामने एक शब्द का जिक्र किया कि भारत हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। पुतिन ने भी मोदी के शांति मंत्र को वेलकम किया। इसके बाद नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया पहुंचे। 41 साल के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया पहुंचा है, सोचिए। और वहां भी मोदी ने यही कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है, समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद सबसे बड़ा स्टेटमेंट सीधे पेंटागन से आया। अमेरिका ने भी माना कि अगर दुनिया का कोई लीडर पुतिन को समझा सकता है तो वो मोदी ही हैं। अब आप सोचिए, जिस वक्त मोदी रूस में थे, फिर ऑस्ट्रिया पहुंचे, उस वक्त वॉशिंगटन में नेटो की एक ऑल इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। वहां भी चर्चा रूस यूक्रेन युद्ध पर ही हुई और मोदी के नाम का जिक्र हुआ। जब मोदी रूस से ऑस्ट्रेलिया के लिए निकले तो वो पिछले कई वर्षों में दुनिया के इकलौते ऐसे राष्ट्राध्यक्ष बन गए जो सीधे मॉस्को से यूरोप गया, क्योंकि युद्ध के बीच रूस से यूरोप की उड़ान भरना ही मुमकिन नहीं है। मॉस्को से ऑस्ट्रेलिया की यह डायरेक्ट फ्लाइट सिर्फ मोदी के लिए मुमकिन हुई। 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया में चर्चा है कि नरेंद्र मोदी इतिहास का एक नया चैप्टर लिखने के बहुत करीब है। समझते हैं इस रिपोर्ट से। 24 घंटे में 2 बार मोदी ने पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। वर्ल्ड को सरप्राइज करने वाला ऐसा कौन सा स्टेटमेंट दे दिया? पहले मंगलवार फिर बुधवार को मोदी ने 2024 की कौन सी सबसे बड़ी न्यूज ब्रेक कर दी कि दुनिया को भी रिएक्ट करना पड़ गया। पूरे विश्व में इस वक्त सबसे बड़े न्यूज मेकर नरेंद्र मोदी ही हैं। सबकी नजर भी मोदी पर ही है। सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर भी नरेंद्र मोदी ही हैं। दुनिया को वॉर जोन से पीस जोन तक ले जाने वाले लीडर भी मोदी ही हैं। यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। ये धमाके, ये बम गोले, मिसाइल्स और तोप से होने वाले ये हमले अगर कोई रोक सकता है, रूस यूक्रेन को अगर कोई समझा सकता है, टेबल पर बातचीत के लिए अगर दोनों को कोई बिठा सकता है, तो वो सिर्फ एक देश है, यानी हिंदुस्तान। जिस युद्ध को रोकने में नाटो फेल हो गया, यूएन फेल हो गया, दुनिया के सुपर पावर देश फेल हो गए, ताकतवर राष्ट्रपति फेल हो गए। क्या उस युद्ध को हिंदुस्तान के प्रधान यानी नरेंद्र मोदी ही रोक सकते हैं? पुतिन दुनिया में किसी की नहीं सुनते, सिर्फ मोदी की सुनते हैं। तभी तो रूसी राष्ट्रपति को समझाते मोदी की ये तस्वीरें इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेंड कर रही हैं। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स पुतिन की ओर उंगली से इशारा करते मोदी की इन तस्वीरों के मायने निकाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने रूस के दौरे पर पुतिन के सामने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो 2024 में दुनिया के लिए सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने पुतिन की आंखों में आंखें डालकर ऐसा क्या कहा है? 147 सेकंड में नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध रोकने का ऐसा कौन सा प्रस्ताव दे दिया है कि अब दुनिया को भी लगने लगा है कि अगर सच में कोई ग्लोबल लीडर रूस यूक्रेन युद्ध में पीस मेकर बन सकता है तो वो नरेंद्र मोदी ही हैं। दुनिया का कोई भी अखबार उठा लीजिए, हेडलाइन की शुरुआत ही यही है, भारत के मोदी ने पुतिन से कहा युद्ध रोको। और इसके बाद जो दूसरी हेडलाइन छपी वो ये है कि भारत क्यों सुपर पावर बन सकता है। मोदी के किस एक्शन से भारत ग्लोबल पावर हाउस बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, पहले उसी की बात करते हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन न पुतिन के गोले रुके हैं, न ज़ेलेंस्की ने गोले दागने रोके हैं। और इन सब के बीच मोदी पुतिन की मीटिंग के बीच वॉशिंगटन में नेटो देशों की ऑल इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। लेकिन इस मीटिंग में भी मोदी की बात
भारत की बात जरूर हुई, क्योंकि वॉशिंगटन से करीब 5000 किलोमीटर दूर पुतिन के सामने आंखों में आंखें डालकर मोदी ने युद्ध पर बात ही कुछ ऐसी कही है। मासूम बच्चों का कत्ल बर्दाश्त नहीं, बम बंदूक गोलियों के बीच बात नहीं, युद्ध से कोई समाधान नहीं, छलनी छलनी होता हृदय बर्दाश्त नहीं, भयानक दर्द बर्दाश्त नहीं। ये वो शब्द हैं जो नरेंद्र मोदी ने पुतिन के सामने कहे हैं और रूस यूक्रेन दोनों को एक ओपन ऑफर दिया है कि शांति बहाली में भारत पीस मेकर बनने के लिए तैयार है। कल आपने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया और एक सच्चे दोस्त के रूप में कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे, अनेक विषयों पर हमने बातें की और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया। आज ग्लोबल साउथ की दुनिया में शांति की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसको भी मैंने भली भांति कल आपके सामने प्रस्तुत किया था। जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है। यानी मोदी ने अब की बार घुमा फिरा कर नहीं, पुतिन को युद्ध रोकने की डायरेक्ट अपील कर दी है। मॉस्को में कही मोदी की एक एक बात ग्लोबल मीडिया में हेडलाइन बन चुकी है। मोदी ने युद्ध रोकने वाली यही बात ऑस्ट्रिया पहुंचकर भी की। 41 साल के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री वियना पहुंचा है और मोदी ने यहां भी खुद को पीछे करके हिंदुस्तान को ही आगे रखा। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए भारत क्या कर सकता है, इसी का आइडिया शेयर किया, वो भी ऐसी वैसी जगह नहीं। सितंबर 1814 से जून 1815 के बीच यानी 210 साल पहले ऑस्ट्रिया के वियना में जिस ऐतिहासिक कमरे में वियना की कांग्रेस यानी यूरोपीय देशों के राजदूतों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें यूरोप के उस मानचित्र को पुनर्व्यवस्थित किया गया था जिसे नेपोलियन ने अपने युद्ध में उलट पलट दिया था, उसी कमरे में खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर रूस और यूक्रेन को संदेश दिया है कि यह समय युद्ध का नहीं है, बातचीत से समाधान निकालने का है। मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता, कहीं भी हो। मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। भारत और ऑस्ट्रिया शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल देते हैं। इसके लिए
हम दोनों मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। पुतिन के सामने कही मोदी की बातों का वजन कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब अमेरिका भी कहने लगा है कि भारत ही वो देश है, मोदी ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पुतिन को यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। और इसकी पुष्टि पेंटागन से आए एक बयान से हो रही है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी मेजर जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा है, मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी और उन्हें आश्वस्त किया था कि भारत यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए वो सब कुछ करना जारी रखेगा जो उसके बस में है। हमें यकीन है कि भारत यूक्रेन में स्थायी और न्याय संगत शांति कायम करने के प्रयासों का समर्थन करेगा और पुतिन को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों का पालन करने के महत्व से अवगत कराएगा। ये बयान उस वक्त आया है जब वॉशिंगटन में नेटो के पावरफुल देश एक मंच पर एक साथ दिखे हैं। यानी जो काम 32 देशों वाला नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या कहें नॉर्थ अटलांटिक अलायंस न कर सका, जो नेटो पुतिन से डायलॉग न कर सका, वो डायलॉग भी मोदी ने ही किया। और दुनिया को पीस मेकर की भूमिका में भी अब की बार भारत ही दिखा, मोदी ही दिखे। अमेरिकी नुक्ते नजर से देखें तो हम समझते हैं कि अभी रूस उनके पड़ोसी देश यूक्रेन का जमीनी सरहद नजरअंदाज कर रहे हैं। वो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। कल ही हमने देखा कि बच्चों के अस्पतालों पर एक हमला हुआ जहां पे कोई यूक्रेनी फौज नहीं था। और फिर वो यूक्रेन के खुद मुख्तारी, उनकी राजनीति आज़ादी को नजरअंदाज कर रहे हैं। और ये संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कानून की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका इंडिया समेत हमारे तमाम सहयोगियों से कह रहे हैं कि यूक्रेन का टिकाऊ शांति के लिए रूस पर जोर दे कि वो यूक्रेन से निकले। ये युद्ध का युग नहीं है जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है। और हम जानते हैं कि इंडिया रूस के साथ काफी अनोखी रिश्ता है। हमारी ख्वाहिश ये है कि इंडिया उनकी अनोखी रिश्ता इस्तेमाल करके रूस पर जोर दे कि ये यूक्रेन पर जंग जो वो कर रहे हैं वो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। हाँ, हम देखते हैं कि अभी अमेरिका और इंडिया के बीच में कितनी मजबूत रिश्ता है। कोई दोस्ती में भी जब हम ऐसी इतनी बड़े पैमाने पर बातचीत करें, कभी कभार अलग अलग नुक्ते नजर होते हैं, लेकिन अभी हमारे गुफ्तगू जो बराह रास्त हो रहा है वो काफी शफाफियत से होते हैं और हम बहुत फ्री एंड फ्रैंक ओपन बातचीत कर रहे हैं और हमारे रिश्ता की मजबूती के बारे में बहुत खुश है। अभी ये बतौर पीएम मोदी की 10 साल की मेहनत का ही नतीजा है कि ग्लोबल स्टेज पर न सिर्फ भारत का कद बढ़ा है बल्कि भारत एक डिसीजन मेकर के तौर पर भी उभरा है और अब विश्व की बड़ी बड़ी ताकतें भी मानने लगी हैं कि भारत सही मायनों में सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ चला है। भारत की इस पावर पैक डिप्लोमेसी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब मोदी रूस से ऑस्ट्रिया के लिए रवाना होते हैं तो नरेंद्र मोदी की इंडिया वन फ्लाइट पिछले कई सालों से मॉस्को से यूरोप रवाना होने वाला इकलौती और पहली डायरेक्ट फ्लाइट होती है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस से सीधे यूरोप में प्रवेश करना मुमकिन नहीं है, लेकिन मोदी के केस में यह भी मुमकिन हो गया। तभी तो टाइम मैगजीन में यह हेडलाइन बनती है कि मोदी और पुतिन इतने गहरे दोस्त क्यों हैं। विदेशी मीडिया यह लिखता है कि मोदी 3.0 दुनिया के लिए कितना मैटर रखते हैं, क्यों मैटर रखते हैं। और फाइनेंशियल टाइम्स अपने ओपिनियन पीस में भारत को अगले सुपर पावर के तौर पर देखने लगता है। यह सब कुछ सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन हुआ है। हर बीतते दिन के साथ ग्लोबल स्टेज पर भारत भी मजबूत हो रहा है और एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर मोदी का स्टेचर भी बढ़ रहा है। 25 ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में नरेंद्र मोदी इस वक्त भी 70% की अप्रूवल रेटिंग के साथ लीडर नंबर 1 बने हुए हैं।
रही बात भारत की, तो पढ़ लीजिए विदेशी एक्सपर्ट्स क्या क्या लिख रहे हैं। इंडिया इज ग्रोइंग कॉन्फिडेंट इन इट्स न्यू रोल एज अ पावरफुल नेशन, ऐसे ऐसे आर्टिकल्स छप रहे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत के इस बढ़ते ग्राफ को फाइनेंशियल टाइम्स की इस हेडलाइन के भीतर छपी खबर से समझते हैं। नरेंद्र मोदी अक्सर एक बात कहते हैं कि वो 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में ला खड़ा करेंगे, सुपर पावर बना देंगे। ये कैसे होगा, आज आपको समझाते हैं। दिग्गज अर्थशास्त्री मार्टिन वुल्फ ने इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। उन्हीं उदाहरण में से एक है ग्रीस, जो सबसे गरीब देशों में एक है। बावजूद इसके आईएमएफ उसे एडवांस्ड की श्रेणी में रखता है। मार्टिन वुल्फ के मुताबिक अगर भारत परचेजिंग पावर पैरिटी के पैमाने पर 7.5% की जीडीपी पर हेड मेंटेन रखता है, तो भारत आसानी से 2047 तक ग्रीस जैसे देशों को पीछे छोड़ देगा। मार्टिन वुल्फ के मुताबिक अगर भारत का जीडीपी 2047 तक हर साल 5% की रफ्तार से बढ़ा और अमेरिका का जीडीपी 2.3% की रफ्तार से आगे बढ़ा, तो परचेजिंग पावर पैरिटी के पैमाने पर 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका के बराबर हो जाएगी। इसी लेख में यह भी बताया गया है कि कैसे जीडीपी पर हेड के पैमाने पर पिछले 10 सालों के औसत ग्रोथ की बदौलत भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। यानी मोदी की लीडरशिप में भारत बिल्कुल राइट ट्रैक पर आगे बढ़ रहा है। भारत सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाली ताकत भी है। भारत विश्व बंधु की भूमिका में भी है। पुतिन से लेकर दुनिया के हर राष्ट्राध्यक्ष से मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री भी है। और दुनिया भारत पर, मोदी पर इसलिए इतना ट्रस्ट करती है क्योंकि सबसे जीवंत लोकतंत्र भी भारत में ही है। प्यू रिसर्च के एक सर्वे में पता चला है कि जिस वक्त दुनिया के ज्यादातर लोग अपने देश में लोकतंत्र को लेकर निराश और हताश हैं, उस वक्त भारत के 77% लोग पूरी तरह लोकतंत्र को लेकर सेटिस्फाइड हैं। वही लोकतंत्र जिसके खिलाफ दुष्प्रचार करके भारत में बैठे मोदी विरोधियों ने 24 का चुनाव लड़ा था। 90% minorities feel free and they are very much satisfied in India. और मुझे लगता है कि समस्या क्या होती है कि जो लोग डेमोक्रेसी की बात करने लगते हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बात आई, जरा आप लोग देखिए, ईस्टर्न यूरोप से शुरू करिए और जापान तक जाइए। इन द इंटायर ईस्टर्न हेमिस्फीयर द प्योर, कंसिस्टेंट एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इज ओनली इंडिया। सिर्फ 3 ही देश हैं जो डेमोक्रेट्स हैं, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑल अदर आर अनस्टेबल डेमोक्रेसीज लाइक पाकिस्तान, डिक्टेटरल रिजीम, कम्युनिस्ट रिजीम और दी किंगशिप। जापान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, एंड ऑस्ट्रेलिया इफ यू कंसीडर प्रैक्टिकली एज एन एक्सटेंशन ऑफ यूरोप, सो वी आर द ओनली फ्लैग बेरर ऑफ एक्चुअल, कंसिस्टेंट, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी इन द इंटायर ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो मुझे लगता है कम से कम उन ज्ञानदेव पाणे लोगों को यह समझना चाहिए। और मैं एक और आपको फैक्ट बता देता हूं, जिन्होंने रिसर्च पे आप जाके चेक कर सकते हैं। दुनिया में कितनी पॉपुलेशन है जो डेमोक्रेसी के अंडर में है, प्योर डेमोक्रेसी में? 31, आउट ऑफ विच 18% इज इंडिया। डेमोक्रेसी इज देयर इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ अस। और ये वो लोग हैं जिनसे जाकर हमारे कुछ नेता लोग बोले थे ना जाके बाहर, आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड दैट हाउ कम द चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी, ब्रिटेन एंड अमेरिका, आर नॉट रिएक्टिंग दैट डेमोक्रेसी इन इंडिया इज फिनिश्ड। ये उस मानसिकता वाले लोग। और भारत, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मदर ऑफ डेमोक्रेसी और आज की डेट में पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। भारत के इस लोकतंत्र का सम्मान पूरी दुनिया कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री से मिलने को सब आतुर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, जिस वक्त दुनिया में भारत का और भारत के प्रधान का कद बढ़ रहा है, उस वक्त भी देश के भीतर बैठा मोदी विरोधी इकोसिस्टम तरह तरह के षड्यंत्र कर रहा है। बुधवार को 41 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया पहुंचा। मोदी का जबरदस्त वेलकम हुआ तो कांग्रेस के इकोसिस्टम ने पंडित नेहरू का फोटो घुमाना शुरू कर दिया। मोदी ने रूस में पुतिन के सामने युद्ध रोककर शांति की बात की तो जयराम रमेश ने जेलेंस्की की फोटो लगाकर आपत्तिजनक भाषा में मोदी को टारगेट किया। कभी हिंदी में, कभी अंग्रेजी में कांग्रेस की टाइमलाइन पर यही सब चलता रहा। निश्चित रूप से वहीं पे हमें बयान देखना पड़ेगा यूक्रेन के राष्ट्रपति को, जिन्होंने ये पीड़ा व्यक्त की है कि जिस दिन
हमारे बच्चे मारे गए मिसाइल से, जिस दिन 36 नागरिक हमारे हताहत हुए, घायल हुए, उस दिन गले नहीं लगाना चाहिए था। दोनों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, पर भारत के हित में जो हो वही किया जाना चाहिए। विरोधियों से यह तक बर्दाश्त नहीं हुआ कि रूस ने मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैसे दे दिया। वो तो इन तस्वीरों पर भी फेक न्यूज घुमाने लगे। मोदी भारत के इकलौते ऐसे पीएम हैं जिन्हें रूस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, लेकिन इंडी गुट वाले इसमें भी दुष्प्रचार वाला टेप ऑन करके बैठ गए। ये तक कहने लगे कि रूस ने मोदी से पहले भी दूसरे प्रधानमंत्रियों को यह सम्मान दिया है, जो सरासर झूठ है। उससे पहले भी देश के बहुत से प्रधानमंत्री को सम्मान मिला है, कोई नई बात नहीं है। पंडित नेहरू जी को यह सम्मान मिला है, मनमोहन सिंह जी को मिला है, इंदिरा जी को मिला है। ये तो प्रथा है, वहां एक परंपरा है, उस नई बात क्या है। हाँ, नोबेल पुरस्कार तो नहीं मिला है ना शांति का। पुतिन तो अपने देश के मालिक है, वहां कोई अपोजिशन नहीं है। हाँ, संसद के मालिक है, देश के मालिक है, वो किसी को भी इस प्रकार से अवार्ड दे सकता है। इस पूरे इकोसिस्टम को सबसे बड़ी दिक्कत ही मोदी से है। दुनिया मोदी का नाम ले, दुनिया भारत का सत्कार करे, दुनिया मोदी से युद्ध रुकवाने की अपील करे। यह सब कुछ मोदी के विरोधियों को रत्ती भर पसंद नहीं। अब तो ऐसा लग रहा है कि यह इकोसिस्टम मोदी से नफरत करते करते भारत से भी नफरत करने लगा है। कि बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। जिस प्रकार की दक्षता और क्षमता मोदी जी ने दिखाई, और उल्लेखनीय बात यह है कि आप ध्यान करें कि युद्ध के बियॉन्ड समाधान निकाला जा सकता है, यह भी बात उन्होंने वहीं पर कही है। इस समय वो ऑस्ट्रिया की यात्रा पे हैं, परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे राजनीतिक विरोधी जो इस प्रकार के विघ्न संतोषी हैं कि किसी भी शुभ और मंगलकारी कार्य में किस प्रकार से कोई नकारात्मक दृष्टि देखी जा सकती है, जिनको उसमें महारत हासिल है, वो सदैव किसी न किसी विषय को लेकर इस शानदार गौरवपूर्ण क्षण पर भी कोई ना कोई नकारात्मक बात करना चाहते हैं। पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से यूपी की सारी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से यूपी के 12 जिलों में इस वक्त बाढ़ के हालात हैं। इन जिलों के सैकड़ों गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। यूपी में इस वक्त गंगा, राप्ती, शारदा, सरयू, घाघरा ये तमाम नदियां उफान पर चल रही हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हवाई और ग्राउंड सर्वे करने के लिए आना पड़ा है। योगी ने आज पहले पीलीभीत में हवाई सर्वे किया, फिर लखीमपुर खीरी में योगी बोट से सर्वे करने पहुंच गए। यूपी के बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगी हैं। लोगों को एयरलिफ्ट भी करना पड़ रहा है। यूपी में बाढ़ इतनी विकराल हो चुकी है कि आपातकाल जैसे हाल हो गए हैं। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। क्या यूपी के 12 जिलों में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश के 133 गांव बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं? क्या नेपाल से छोड़े गए पानी से पूर्वी यूपी में बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है? क्या उत्तराखंड से छोड़े जा रहे पानी से नॉर्थ और सेंट्रल यूपी में बाढ़ आई है? अगर सूबे के मुख्यमंत्री को हवाई सर्वे के लिए आना पड़ा है तो समझ जाइए कि स्थिति खतरनाक है। योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत और लखीमपुर खीरी का हवाई सर्वे किया, क्योंकि ये दोनों जिले इस वक्त बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। लाखों की आबादी प्रभावित हुई है। सबसे ज्यादा बुरा हाल है पीलीभीत का। यहां जिले में शारदा नदी का पानी घुस गया। बहुत से गांवों और कस्बों में बाढ़ का पानी है। पुलिस को लोगों से ऊंचे इलाकों में जाने की अपील करनी पड़ रही है। नदी में काफी मात्रा में पानी आ गया है। आप लोग कृपया करके सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं। अपने जानवर, अपना आवश्यक सामान लेकर के ऊंचे स्थानों पर आ जाएं। नदी का पानी और बढ़ सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है।
आप सभी से अनुरोध है नदी किनारे छोड़ करके सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं। ये जो इधर मकान में दिखाई दे रहा है, कृपया आप लोग भी सुन लीजिए, आप लोग वहां से हट करके सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं। नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है, जिससे जान माल की नुकसान ना हो। और कृपया करके ये छतों पर ना चढ़े, कृपया करके छतों पर ना चढ़े और सुरक्षित स्थान पर, ऊंचे स्थान पर आ जाए। पीलीभीत में शारदा नदी का पानी नदी किनारे के 30 गांव में घुस गया, जिसकी वजह से इन गांवों में 3 से 4 फुट तक पानी भर गया। एनडीआरएफ ने अलग अलग गांव में फंसे 91 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया है। पीलीभीत में अभी भी बहुत से लोग ऐसे ही अपने घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। इन तक राहत पहुंचाना इस प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस वक्त हम पीलीभीत जिले के ललोरी खेड़ा इलाके में हैं। ये ग्रामीण इलाका है, लेकिन देखिए किस तरह से जो बाढ़ का पानी है वो घर घर में, मोहल्ले में घुसा हुआ नजर आ रहा है। और आपको नजर आएगा कि जो यहाँ पर घर है, जितने भी, ज्यादातर लोग अंदर घरों में नहीं है, यहाँ से चले गए हैं। आपको उनके जो घरों के दरवाजे हैं, इधर के घरों में हमें कुछ कपड़े और दूसरी जो चीजें हैं वो भी दिखाई दे रही है, लेकिन कोई भी शख्स यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। और जहां तक भी आपको नजर आएगी, देखिए पीछे की तरफ भी आप देखेंगे तो खेत या फिर जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और हमारी कई लोगों से, किसानों से भी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, तो बता रहे थे कि चाहे गन्ने की फसल हो या धान की फसल हो, हालांकि धान की फसल के बारे में ये माना जाता है कि पानी में ही पानी सबसे अहम होता है उसके लिए, लेकिन जब पानी इतना ज्यादा हो कि हर तरफ से जो खेत है वो डूबा नजर आए, तो गन्ने की फसल भी यहाँ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इसी तरह से दूसरी जो फसलें हैं उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पीलीभीत में सैकड़ों हेक्टेयर की फसल बर्बाद हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा संकट है यहां एफसीआई के 2 गोदामों का। यहां इन गोदामों के आसपास पानी भर गया है। इन गोदामों में करीब 36,000 मीट्रिक टन अनाज रखा हुआ है। हालांकि अभी पानी गोदामों के अंदर दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन खतरा यह है कि इतनी बड़ी संख्या में रखे अनाज को कैसे बचाया जाएगा। पीलीभीत जिले में बाढ़ का असर कितना ज्यादा व्यापक पैमाने पर देखने को मिल रहा है, इसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। हम पीलीभीत जिले के ही एक एफसीआई गोदाम में इस वक्त है, जहां पर हजारों कुंतल जो अनाज है वो रखा हुआ है। कुछ अनाज खराब भी हुआ है, लेकिन तस्वीर देखिए एफसीआई गोदाम की, हर तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। ये जो जगह है ये ललोरी खेड़ा है पीलीभीत का, और यहाँ आपको 2 जो बड़े एफसीआई के गोदाम है, 2 यूनिट है, वो नजर आएगी। और उस ट्रक के टायरों के डूबने से और दूसरी जो गाड़ियां है, तमाम जो वाहन आपको दिखाई दे रहे हैं या दूसरी जो चीजें हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के यहाँ पर हालात है। कुछ अधिकारी भी है यहाँ पर, उनसे बात करते हैं कि कब से स्थिति इस तरह की हुई। सर ये बताएं कि अचानक पानी आ गया, बारिश हो रही थी, क्या है? अचानक पानी आया है, बाढ़ का पानी है, छोड़ा हुआ पानी। अच्छा, बाढ़ का पानी अचानक से आया है जी। बारिश भी हम देख रहे हैं कई दिनों से लगातार हो रही है, आसपास का जितना इलाका है सब डूबा हुआ है जी। बारिश तो काफी दिनों से हो रही है, लेकिन बारिश से इस गोदाम पे कोई असर नहीं पड़ा था। अच्छा। बारिश तो आज 10 दिन से हो रही है यहाँ पे, लेकिन जो ये 8 और 9 तारीख की रात्रि में प्रातः 4-5 बजे जो पानी छोड़ा गया है, वो पानी अचानक से बहुत भारी संख्या में पूरे इलाके में जो है घुसा है। हजारों कुंतल यहाँ गेहूं है जो सरकार ने यहाँ पर रखा हुआ है, तो एक चैलेंज है उसको बचाना। चैलेंज है, हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं और जितना कोशिश हो सकेगा उसको बचा के हम लोग अपना सुरक्षित करेंगे। सवाल यह है कि अचानक से पीलीभीत में यह बाढ़ आई क्यों? यह समझने के लिए आपको पीलीभीत से 50 किलोमीटर दूर बैगुल डैम की ये तस्वीरें देखनी होंगी। वैसे तो यह डैम उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्थित है, लेकिन इसी डैम से छोड़े जा रहे पानी से पीलीभीत और बरेली जैसे यूपी के जिलों में बाढ़ आ रही है। हम इस समय बैगुल डैम में है। हालांकि ये खतरे के निशान से नीचे जरूर है, लेकिन अभी इसके सारे फाटक खोल दिए गए हैं। उसकी वजह है पानी का बहाव बहुत तेज है और यहाँ पर जल भराव की स्थिति है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे और तेज यहाँ पर बारिश होगी, जिसकी वजह से आसपास के इलाके इससे प्रभावित होंगे। तेज फ्लो है डैम में और इसीलिए जो डैम के चारों गेट हैं उनको खोल दिया गया है। दरअसल ये पानी सीधा रामगंगा की तरफ जाता है और पीलीभीत बरेली को टच करता है। आसपास एनक्रोचमेंट और साथ में जो घर हैं लोगों के वो बहुत सारे बने हुए हैं।
इसीलिए पानी का बहाव तेज होने की वजह से इसका फैलाव तेज है और ये सीधा लोगों के घरों के अंदर घुस रहा है और इसीलिए अब एहतियातन तौर पर लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। कहा जा रहा है कि लोग सतर्क और सचेत रहें और जो नदी के मुहाने पर इस समय बने हुए घर हैं उनको छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाएं और ऊपर के इलाकों में जाएं। इसी के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पीलीभीत जिले का हवाई सर्वे करना पड़ा। यूपी में इस वक्त बहुत सी नदियां उफान पर चल रही हैं, जिसकी वजह से इनके आसपास की आबादी में बाढ़ आ गई है, जैसे गंगा, रामगंगा, शारदा, घाघरा, राप्ती, बूढ़ी राप्ती और क्वानो लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नेपाल और उत्तराखंड से काफी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने के कारण नदी में जलस्तर काफी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बाढ़ की इस विभीषिका से जूझना पड़ रहा है। बचाव के लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट, इन सबको तो लगाया ही है। स्थानीय गोताखोर भी हैं। हर ग्राम पंचायत में नौकाओं की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। बाढ़ चौकियां भी यहां पर 38 बाढ़ चौकियां भी स्थापित की गई हैं। बाढ़ से 12 जनपद वर्तमान में प्रदेश के प्रभावित हैं और इन 12 जनपदों में राहत और बचाव के कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं और मैं आज स्वयं भी पीलीभीत और लखीमपुर जनपद का दौरा करने के लिए आया हूं। योगी आदित्यनाथ सर्वेक्षण करने के लिए लखीमपुर खीरी भी पहुंचे। यहां शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। शारदा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। शारदा का स्तर 155.48 मीटर चल रहा है, जबकि खतरे का लेवल 154.59 मीटर का है, यानी नदी खतरे के निशान से 0.89 मीटर ऊपर बह रही है। योगी आदित्यनाथ पीलीभीत में हवाई सर्वेक्षण के बाद जब जमीन पर उतरे तो यहां पहले से ही बाढ़ प्रभावित लोग उनका इंतजार कर रहे थे। योगी ने इन लोगों से मुलाकात की, उन्हें पूरा भरोसा दिया और बहुत से छोटे बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात की। वैसे यूपी में बाढ़ हर साल का अफेयर होता है और हर साल ही बाढ़ से सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यूपी का कुल क्षेत्रफल 204.93 लाख हेक्टेयर का है, जिसमें से 73.6 लाख हेक्टेयर एरिया बाढ़ संभावित क्षेत्र है, यानी यूपी के 30.32% हिस्से में बाढ़ आती है। यूपी सिंचाई विभाग के मुताबिक 58.72 लाख हेक्टेयर एरिया को ही बाढ़ से बचाया जा सकता है, यानी हर साल औसतन 27 लाख हेक्टेयर एरिया बाढ़ से प्रभावित होता है। यह कितना बड़ा एरिया है, यह समझने के लिए आप जान लीजिए कि दिल्ली से 18 गुना ज्यादा एरिया हर साल यूपी की बाढ़ में डूबता है और इस बाढ़ से यूपी को औसतन हर साल 432 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यूपी में बाढ़ से सिर्फ माल का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि जान का भी नुकसान होता है। बाढ़ से बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी होती है। यूपी में बाढ़ से हर साल औसतन 225 लोगों की मौत होती है। पिछले 5 सालों में बाढ़ से कुल 1137 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा मौत 2019-20 में हुई थी, 350। इसके अलावा 2020-21 में 242, 2021-22 में 298, 2022-23 में 167 लोगों की बाढ़ से मौत हुई। नॉर्दर्न यूपी वाले जिलों में बाढ़ उत्तराखंड से छोड़े जा रहे पानी से आ रही है, तो सेंट्रल यूपी के जिलों में नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से सैलाब आ रहा है। जैसे बाराबंकी में बाढ़ खूब तबाही मचा रही है। नेपाल के गिरजा और शारदा बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से सरयू नदी का जलस्तर बढ़कर 106.216 मीटर पर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से लगभग 60 सेंटीमीटर ऊपर है। सरयू नदी लगातार 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। आशंका इस बात की भी है कि अभी नेपाल और ज्यादा पानी छोड़ेगा, जिसके चलते सैकड़ों और गांव बाढ़ की जद में आ सकते हैं। यही हाल गोंडा का भी हो चुका है। देखिए कैसे घुटने घुटने तक पानी भरा है और इसी में लोग रहने के लिए मजबूर हैं।
इसी में जानवर भी रह रहे हैं और इंसान भी। पिछले 24 घंटे में यूपी के 37 जिलों में 2.3 मिलीमीटर बारिश हुई। 1 जून से अब तक 213.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य बारिश से 26% ज्यादा है। समस्या इस बात की है कि हालात जल्द सुधरते नजर नहीं आ रहे, बल्कि स्थिति और ज्यादा खराब होने जा रही है, क्योंकि कल यूपी के 59 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। खासतौर पर पूर्वी यूपी के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, भदोही, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती में ऑरेंज अलर्ट जारी है, यानी यहां बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि अगले 5 दिनों तक पूर्वी यूपी में बहुत भारी बारिश हो सकती है। तो यूपी पर यह दो तरफा मार पड़ रही है, एक है भारी बारिश और दूसरी है बाढ़। अब उन जिलों की बात करते हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। बाराबंकी में बाढ़ आ चुकी है, क्योंकि यहां घाघरा नदी का जलस्तर खतरे को पार कर गया है। घाघरा नदी 106.486 मीटर के ऊपर बह रही है, जो खतरे के निशान से 0.386 मीटर ऊपर है। इसी तरह से बलरामपुर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के पार चला गया है। यहां राप्ती नदी 105.2 मीटर के ऊपर बह रही है, जो खतरे के लेवल से 0.580 मीटर ज्यादा है। सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी का जलस्तर भी खतरे के पार चला गया है। यहां बूढ़ी राप्ती 86.56 मीटर के पार चली गई है, जो खतरे के लेवल से 0.910 मीटर ज्यादा है। गोंडा में भी क्वानो नदी का जलस्तर खतरे के पार चला गया। यहां क्वानो नदी 91.14 मीटर के पार पहुंच गई है, जो अपने खतरे के निशान से 2.3 मीटर ऊपर बह रही है। अयोध्या में भी बाढ़ आ गई है। यहां घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के पार चला गया है। घाघरा नदी का लेवल 93.050 मीटर पर है, जो खतरे के लेवल से 0.32 मीटर ज्यादा है। अयोध्या में सरयू ने विकराल रूप लिया हुआ है। यहां 30 सालों के बाद सरयू नदी 93 मीटर के ऊपर बह रही है। खतरे का निशान तो कब का पार हो गया। हालात ये हो गए हैं कि बढ़ते जलस्तर की वजह से राम की पैड़ी के ऊपर तक भी पानी पहुंच गया है। पहाड़ों पे मूसलाधार बारिश हुई है, प्लस तराई क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा बारिश हुई, भारी मात्रा में बारिश हुई है, जिसकी वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा है। हाँ, नेपाल से भी भारी मात्रा में बारिश उधर बहुत हुई है। इसकी वजह से भारी मात्रा में बैराजों से पानी छोड़ा गया है, और प्लस तराई क्षेत्रों का भी पानी मतलब एक्यूमुलेट होकर मतलब ढेर सारा पानी हो गया, जिसकी वजह से जलस्तर नदी का लगातार बढ़ रहा है तेजी से। ये कतरनिया घाट बैराज पड़ता है, और ये जो यहाँ शारदा नदी है, इसकी सहायक नदी है, उस पर भी बैराज बने, वहां से भी पानी छोड़ा जा रहा है। उसमें भी काफी बाढ़ आई है, जिसकी वजह से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। यही हाल मुरादाबाद में भी है। यहाँ रामगंगा का जलस्तर खतरे के पास आ गया है। रामगंगा नदी खतरे के लेवल से केवल 0.83 मीटर कम है, लेकिन नदी का पानी आसपास के गांवों में घुस गया है, जिसकी वजह से बहुत से गांवों में बाढ़ के हालात हैं। लोगों के खेत खलिहान बर्बाद हो गए हैं।